नई हेडिंग डालना, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एक नया यूनिट है बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है जी। तो इसमें लिखते हैं सबसे पहले, वैसे आपने इसका नाम सुना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का कभी? कब सुना था? 12th क्लास में सुन रखा है, बाकी सीए फाउंडेशन में नहीं था, लेकिन ये आपका ग्रेजुएशन में भी होगा। हाँ होगा, जिसका नहीं है तो आ ही जाएगा कभी ना कभी तो। कैश फ्लो स्टेटमेंट, चलो तो लिख लेते हैं। थोड़ी सी बेसिक बात है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो एक ऐसा स्टेटमेंट है बेसिकली जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। फ्लो को आप ब्लॉक बनाकर ऐसा लिख लेना कि भाई फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो और आउटफ्लो। तो इसमें हम दोनों चीज़ें बेसिकली लिख रहे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमको ये बता देता है कि कितना इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है, किसका, कैश और कैश इक्विवेलेंट का। अब यहाँ पर बात आती है, सेकेंड एरो डाल के लिखते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स किसे कहते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स किसे कहते हैं? तो कैश तो चलो आपको पता ही है, तो उसके नीचे तो लिख लो कैश का तो मतलब होता है कैश इन हैंड। कैश का मतलब तो आपको पता ही है कैश इन हैंड, लेकिन कैश इक्विवेलेंट्स का क्या मतलब होता है? जो भी बहुत लिक्विड है। तो एक हो गया आपका कैश एट बैंक, है ना, जो बैंक में पैसा है, लेकिन बैंक में कौन से खाते में पैसा? करंट अकाउंट में। अगर एफडी करवा रखी है बैंक में तो क्या वो कैश इक्विवेलेंट होगा? नहीं, वो फिर एक लॉन्ग करंट इन्वेस्टमेंट है ना। हाँ, वो तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है एफडी। वो हाँ, वो कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। वो दूसरी बिंदी में लिख रहे हैं कि जैसे आपकी कोई करंट इन्वेस्टमेंट है, जो छोटी अवधि के लिए आपने इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जिनको हम कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो ये बेसिकली जो होते हैं ये कैश इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि ये जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप इनको बेच दोगे बाज़ार में जाके तो ये जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस स्टेटमेंट में बेसिकली हम देखो, अगर ऐसी एक डायग्राम सा बना दूं तो ये कैश फ्लो जो है ये बेसिकली क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। इसमें हम जितना भी फ्लो है किस चीज़ का, मतलब या तो इनफ्लो या आउटफ्लो, पैसा बाहर जा रहा है, तो इसमें हम इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं। किसके रिकॉर्ड करते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के। तो जितने भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं या जितने भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जा रहे हैं वो इस स्टेटमेंट में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। बस इसमें दुविधा ये है कि भाई ये स्टेटमेंट अगर कोई हमसे कह दे कि चलो बना लो, तो हम तो मनमौजी कुछ भी बना लें, इनफ्लो आउटफ्लो रिकॉर्ड कर ले। लेकिन दिक्कत ये है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 है रिवाइज्ड वाला, उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। यानी कि इसमें हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फॉर्मेट का पालन करना पड़ता है। अब उसने थोड़ा नाटक मचा रखा है। अब उसने क्या नाटक मचा रखा है, नेक्स्ट एरो में लिख लेते हैं कि भाई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरह की गतिविधियां हैं। तो मतलब AS3 ने सीधा कैश फ्लो नहीं बनवाया। AS3 ने कह दिया कि भाई आपको कैश फ्लो जो है उसमें भी कैटेगराइजेशन करनी है, इसको भी मतलब डिवाइड करना है। थोड़ा सा कैश फ्लो ऊपर, थोड़ा सा बीच में, थोड़ा सा नीचे। इसका मतलब इसमें हम 3 हिस्से कर देते हैं, और वो 3 हिस्से जो करते हैं वो 3 तरह की गतिविधियों के हिसाब से करते हैं।
तो इसमें 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब बताओ कौन कौन सी? ठीक है, बिल्कुल सही। तो पहली एक्टिविटी तो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहली। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का बेसिकली मतलब होता है कि जो आपका बिजनेस का मेन काम है, रोज़मर्रा का। दूसरी होती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो हो जाती हैं जो आपकी निवेश से रिलेटेड है। आप एसेट खरीदते हो, आप बेचते हो, एसेट बेचते हो, या आपने कहीं पर निवेश करा, इन्वेस्ट करा और उस इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिल गया, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटियाँ हो सकती हैं, है ना, वो हो गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटियाँ। और तीसरी तरह की एक्टिविटी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं कि भाई शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स आपने रीपे कर दिया या आपने नया लोन ले लिया, मतलब जो भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड काम है वो सब हो गई फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नहीं, इन्वेस्ट वर्ड आ गया तो इन्वेस्टिंग हो गया। यहाँ पर शेयर्स इशू करने की बात हो रही है। फाइनेंसिंग मतलब हाँ, पैसा उठाना, बिजनेस के लिए पैसा जो चाहिए, तो या तो शेयर्स इशू करके या डिबेंचर्स इशू करके या बैंक से लोन लेकर, ये सब चीज़ें, ये फाइनेंसिंग गतिविधियाँ हो गई। बाकी शेयर्स इशू करा तो बदले में शेयर होल्डर को डिविडेंड दोगे, डिबेंचर्स इशू करे तो बदले में डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दोगे, बैंक से बोरो करा तो बदले में बैंक को ब्याज दोगे। तो मतलब ये गतिविधियाँ सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटियों में आ जाएंगी, है ना। वो अभी हम लिखेंगे बाद में तो और समझ आ जाएगा, लेकिन 3 तरह की गतिविधियाँ होती हैं। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो है डैश डाल के लिख लेते हैं, इसको हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। इसमें एक ही मेथड होता है वैसे भी। इसी तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, इसमें भी एक ही मेथड होता है। और मज़ेदार बात यह है कि ये वही मेथड है जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है। सर क्लास 12th 10 साल पहले, तो दोबारा हम करेंगे, लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, बाई चांस आपका कभी मन करे भूले बिसरे तो आप 12th के मतलब किताब से भी देख के खुश हो सकते हो कि हाँ, तो अलग होगा। हाँ, फाइनेंसिंग कंपनी का कैश फ्लो बनाएंगे तो उसके लिए हो सकता है, जो पंखा बनाने वाले कंपनी के लिए कुछ और एक्टिविटी है तो वो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होंगे, ऑपरेटिंग होगा। हाँ, क्योंकि उसका काम है फाइनेंस का। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो होता है वो 2 तरह से बनाया जा सकता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो इसीलिए हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो बेसिकली 2 तरह से बनाने के लिए बोला जा सकता है। तो सवाल का वेरिएशन जो होगा वो इधर की तरफ घूम सकता है कि भाई 2 तरीके हैं, तो किसी भी एक तरीके से बनाया जा सके। हालांकि क्लास 12th के अंदर आपने इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा होता है, डायरेक्ट मेथड आपको 12th में नहीं पढ़ाते थे क्योंकि वो ईजी है ना। लेकिन हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो 3 तरह की हमारी एक्टिविटीज़ हो गई। तो हम पहले हेडिंग डालते हैं डायरेक्ट मेथड। तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि भाई डायरेक्ट मेथड का क्या मतलब है। तो आप हेडिंग डाल लेना डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉलोइंग इज द कैश बुक ब्रैकेट में कैश कॉलम ओनली ऑफ मिस्टर एक्स। तो हम एक आपको कैश बुक देते हैं मिस्टर एक्स की, तो आप भी एक छोटी सी कैश बुक बना लो 6 लाइन की। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। डेबिट में क्या रिकॉर्ड करते हैं?
पैसा आया, बिल्कुल सही। और क्रेडिट में आउटफ्लो, पैसा गया। तो डेबिट में जैसे हम लिख लेते हैं भाई टू बैलेंस BD, यानी कि ये हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस है 10,000। फिर पैसा कहाँ से आया, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। डेटर से आपने 1,50,000 कैश कलेक्ट कर लिया। और कहाँ से आया पैसा, टू लॉटरी इनकम, आपकी लॉटरी लग गई 1,00,000 की। और टू कैपिटल, मिस्टर एक्स ने पूंजी यानी कि कैपिटल इन्वेस्ट करा 20,000 का, टोटल आ गया जी 280। पेमेंट्स क्या क्या कर दी, बाय पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को पैसे दे दिए 1,30,000 मान लेते हैं। और क्या कर लिया, परचेज़ ऑफ मशीन, आपने एक मशीन खरीद ली 1,00,000 रुपए की। और आपके पास बाय बैलेंस CD पैसे बच गए 50,000। तो ये एक सिंपल सा कैश बुक हमें दे रखा है, कैश कॉलम ओनली। ठीक है जी। तो ये तो एक सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। हमको एक नॉर्मल बच्चों वाला क्लास 11th की तरह कैश अकाउंट दे रखा है। तो पैसे आए तो डेबिट साइड पे दे रखा है, पैसे गए तो क्रेडिट साइड पर दे रखा है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन कह रहा है, या मतलब हम तो मेथड वही पढ़ रहे हैं कि भाई प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऐसी एक्सट्रैक्ट लिख लो, मतलब सिर्फ ऐसे ही अभी हम डेमो के लिए कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट। चलो तो अब देखो भाई, सॉल्यूशन ऐसे ही बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन हम एक्सट्रैक्ट लिख रहे हैं, इसका मतलब हम बिल्कुल ऐसे फॉर्मेट नहीं बना रहे अभी AS3 के हिसाब से। हम सिर्फ अपनी बातों को समझने के लिए ऐसे ही लिख लेते हैं 1, थोड़ी सी जगह छोड़ के 2 और थोड़ी सी जगह छोड़ के 3, यानी हम 3 एक्टिविटियों को अभी पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्ट में लिख लेते हैं CFOA। CFOA का मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, CFIA और CFFA। तो हमें बस ये करना है, हमें ये देखना है कि किस एक्टिविटी से क्या फ्लो हो रहा है। अब इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है वो हमें देखना है, और किस एक्टिविटी से क्या हो रहा है वो हमें देखना है। तो मतलब कॉमन सेंस लगाते हैं हम, ऊपर से कॉमन सेंस लगाते हैं हम। सबसे पहले हमको दे रखा है टू ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि भाई हमारे पास पहले से मटके में मान लेते हैं 10,000 रुपये का पानी पहले से रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये तो कोई फ्लो होगा ही नहीं वैसे भी, इसका मतलब ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया गया वैल्यू है, तो ये तो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, तो ये तो फ्लो होगा ही नहीं कभी भी, है ना। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। अब उसके नीचे लिखा है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, यानी कि मटके में पैसा आया। तो हम ये तो कह ही सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इनफ्लो। तो ये तो सिंपल हो गया पॉइंट। अब बस हमको ये देखना है कि ये कैसी एक्टिविटी है। तो पहले आप बताओ अपनी बुद्धि से कि ये कौन सी एक्टिविटी आपको लग रही है, ऑपरेटिंग। क्योंकि हम डेटर्स जो होते हैं उनको सामान बेचते हैं, ये हमारा रोज़ का धंधा है, तो उनसे हमें पैसे मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक रेगुलर चीज़ है। तो हम कहेंगे कि भाई ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। उसके बाद फिर आपके मटके में और पैसा आया 1,00,000 रुपए, ये है लॉटरी इनकम।
यानी कि आपको लॉटरी लग गई, तो ये भी इनफ्लो तो है। अब ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। गलत आंसर। ये किसी में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सही भाई। ये जो आपको इनकम मिली है 1,00,000 रुपए की, ये क्या आप कह सकते हो कि हमारी ऑपरेटिंग है? पहले ऐसे सोचते हैं, क्या हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इन्वेस्टिंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप अगर हर बार इन्वेस्ट करोगे तो क्या ये हर बार रिटर्न मिलेगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड कह सकते हो कि भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना। रेंट रिसीव्ड कह सकते हो, डिविडेंड रिसीव्ड कह सकते हो। लेकिन अगर ये लॉटरी इनकम है, ये तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी नहीं कह सकते। ये थोड़े ना मुकेश अंबानी जी रिलायंस का पैसा जो है कहीं लॉटरी टिकट्स खरीदने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो ये जो है ये सिर्फ एक इनफ्लो है, लेकिन ये कोई भी एक्टिविटी नहीं तीनों में से, है ना। मतलब हम इसको ऑपरेटिंग भी नहीं कह सकते, ऐसे लिख देता हूँ, इन्वेस्टिंग भी नहीं कह सकते, फाइनेंसिंग भी नहीं कह सकते, तीनों को लिख के काट देते हैं। तो ये कोई भी एक्टिविटी नहीं, इसको बोला जाता है वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और आइटम का मतलब इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, ठीक है ना। चलो, तो ये तो हो गया, कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद देखो मिस्टर एक्स, वो 20,000 रुपये कैपिटल लेकर आए, यानी कि हमारे मटके में और पैसा आ गया। अब ये सोचो कि ये इनफ्लो कौन सी एक्टिविटी होगी? आपको सोचना है भाई, क्या ये बिजनेस का रोजमर्रा का काम है ऑपरेटिंग? नहीं। क्या ये हमने कोई निवेश से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित इनफ्लो हो रहा है? नहीं। तो ये तो किससे रिलेटेड है? फाइनेंस से। क्योंकि जब बिजनेस में कैपिटल आती है तो इसका मतलब बिजनेस में फाइनेंस आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो कैपिटल जो होती है वो हमेशा कैसी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब उस तरफ आ जाते हैं, पेमेंट में आ जाते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर, अब ये हमें पता है आउटफ्लो है, ये तो पता ही है। देखो क्रेडिट में जो लिखा है वो तो सिंपल है, आउटफ्लो है। एक्टिविटी कौन सी? अब ये ऑपरेटिंग, क्योंकि क्रेडिटर को पे कर रहे हो, यानी कि आप सामान खरीदते हो उधार पर, तो ये आपकी रेगुलर एक्टिविटी है। तो क्रेडिटर को पे कर रहे हो तो ये आपकी रेगुलर एक्टिविटी है। मशीन खरीदी आपने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि मशीन खरीदने का मतलब है यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी 5 साल 10 साल के लिए, है ना। और बैलेंस बच गया 50,000। तो क्लियर हो गया पॉइंट? सबको समझ आया? चलो, तो अब अगर मान लो हमको इसमें से कहा जा रहा है कि भाई पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दो ही चीज़ें हैं, एक इनफ्लो है 150 का और एक आउटफ्लो है 130 का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मतलब हम अगर ये कहें कि हमारा कैश फ्लो कितना हो रहा है, तो वेरी सिंपल आंसर, 150 का इनफ्लो हो रहा है, 130 का आउटफ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? 20,000 का नेट इनफ्लो हो रहा है। बस, तो ये लिखना है हमको। तो ये एक सिंपल एक्सट्रैक्ट है, एग्जाम्पल समझने के लिए कि भाई ठीक है, इनफ्लो हो गया 20,000 का। ये डायरेक्ट मेथड है, कोई फॉर्मेट नहीं है। मतलब जब क्वेश्चन करेंगे तो बस लाइनें लगा देंगे स्टेटमेंट में। तो अभी हमारा फोकस है चीज़ समझने में, फॉर्मेट तो बन जाएगा, है ना। तो आपको समझ आया ना, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड में बच्चे रटते थे और अभी आप भी रटोगे थोड़ी देर बाद, लेकिन डायरेक्ट मेथड का कोई फॉर्मूला नहीं होता। डायरेक्ट मेथड इज सिंपली कि आप डायरेक्टली ये देखो इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है, बस। अब जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है जो आउटफ्लो है ना। ग्रीन कलर से मार्क कर दिया कि आपने परचेज करा मशीन को। तो अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से देखें कि हमारा आउटफ्लो कितना हो रहा है या फ्लो कितना हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा 1,00,000 रुपए का क्या है? आउटफ्लो, या नेगेटिव 1,00,000 ही लिख लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब इससे हमारा आउटफ्लो हो रहा है। तो आपको क्लियर हो गया पॉइंट? फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर हम देखें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सिर्फ हमारा इनफ्लो हो रहा है 20,000 का, बाकी इसमें कोई भी आउटफ्लो नहीं है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से अगर हम देखें कि हमारा क्या फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हमारा 20,000 का
इनफ्लो हो रहा है ना। तो आपको सिंपल चीज समझ आई, सिंपल। अब तीनों गतिविधियों को अगर मैं जोड़ दूं, लेट्स से कि भाई तीनों गतिविधियों को अगर जोड़ा जाए तो मैं उससे एक टोटैलिटी में ये देख सकता हूं कि मेरी टोटैलिटी में क्या हो रहा है। 20,000 का इनफ्लो, फिर 1 लाख का आउटफ्लो, फिर 20,000 का इनफ्लो, तो क्या हो रहा है? 60,000 का आउटफ्लो कह सकते हैं हम, हो रहा है ना। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा एक तरह से 60,000 का आउटफ्लो हो रहा है। क्लियर? अब फिर आई हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। अचानक से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आया, तो ये इसीलिए किसी भी एक्टिविटी में नहीं गई, ये अलग से आ रही, ताकि यूज़र को नज़र आए कि भाई इनका जो कैश फ्लो है वैसे नेगेटिव 60,000 है। यूज़र को ये दिखना चाहिए कि इनका एक्टिविटियों से जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव 60,000 है। वो तो फिर इनको एक बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम अलग से मतलब दिखाई जा रही है कि भाई इनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कहीं और से मिली है। वो कितनी थी? देखो, लॉटरी इनकम 1 लाख थी, वो थी हमारी 1 लाख। तो मतलब अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा कितना इंक्रीज हुआ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब अब मैं फाइनल कह सकता हूं कि मेरा 40,000 का इंक्रीज हो रहा है कैश इक्विवेलेंट्स में या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, क्योंकि वैसे तो मेरा आउटफ्लो नेगेटिव 60,000 था, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम मिल गई लाख रुपए की, तो मेरा कितना इंक्रीज हो गया? 40,000 का। तो इंक्रीज का मतलब हो गया एक तरह से बढ़ोतरी, है ना। इंक्रीज का मतलब हो गया बढ़ोतरी। तो अब देखो, अब एक सिंपल चीज़ कर देते हैं बाद में हम। अगर मटके में पहले से पानी 10,000 था और हमने अब ये फाइनल आंसर निकाल लिया कि हमारे इस मटके में 40,000 रुपये से बढ़ोतरी हुई है, तो इसका मतलब मटके में अब कितना पानी हो गया होगा? 50,000। तो इस चीज़ को हम ऐसे शो कर देते हैं, हम जो भी हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस होता है उसको इसमें जोड़ते हैं, वो है 10,000। तो ऑटोमेटिकली जो आंसर दिखाता है या जो रिप्रेजेंट हो रहा होता है वो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस होता है। तो हम अपने कैश के खाते से चेक भी कर सकते हैं कि क्या क्लोजिंग कैश बैलेंस 50 ही है, तो वो भी देख सकते हैं। तो वो वैसे 50 ही होगा, क्योंकि कैश फ्लो तो बनी उसी तरह से रहा है। ठीक है, तो मतलब समझ आया डायरेक्ट मेथड आपको। तो डायरेक्ट मेथड बेसिकली कोई मेथड वैसे है नहीं, ना ही एग्जाम में इसका कोई क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाई चांस आ जाए 5 नंबर में तब भी हमें आना तो चाहिए। लेकिन बुक में इसके कम क्वेश्चंस हैं, 10% क्वेश्चंस ही इसी मेथड के हैं, बाकी जो है वो इनडायरेक्ट मेथड के ज़्यादा हैं। ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो है ये आपका होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो समझ आए सब बच्चों को? चलो अब हम डाल लेते हैं हेडिंग नेक्स्ट एरो करके इनडायरेक्ट मेथड। इसका भी कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं एक बार। इनडायरेक्ट मेथड, तो इसमें आप चाहें एक स्टेटमेंट बना ही लो ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह का स्टेटमेंट बना लो आप। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का बन जाएगा, दूसरा जो है वो अमाउंट के लिए हो जाएगा, ऐसी शो के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी
रिप्रेजेंट करते हैं। बनाते चलो, हाँ पूरा पेज घिर जाएगा, बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। प्रॉफिट फॉर द ईयर, ब्रैकेट में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ब्रैकेट में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, प्लस interim dividend paid, interim dividend paid, उसके बाद एक आंसर आएगा, उसको नाम दे देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद प्लस प्रोविज़न फॉर टैक्स, ब्रैकेट में करंट ईयर। तो फिर जो आंसर आएगा उसको नाम दे देते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसके बाद ऐड बैक कर देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स, अगर कोई होंगी तो। तो फिर जो आंसर आता है वो बेसिकली है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो पहले आप यहाँ तक तो बना लो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर उसके नीचे ऐड किए जाते हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस या एक्सपेंसेस। ये एक सब हेडिंग सी मान लो है, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड बैक किए जाते हैं। उसमें कुछ उदाहरण लिख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। भाई इनटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, डेप्रीसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स एटसेट्रा। तो ये सब कुछ खर्चे खुर्चे होंगे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश, तो इन्हें हम जोड़ लेंगे और घटा देंगे, लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को।
और घटा देंगे नॉन वो तो मैं समझाऊंगा, अभी तो हम सिर्फ चेप रहे हैं। और फिर घटा देंगे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के भी कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि भाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, या डिविडेंड रिसीव्ड, या रेंट रिसीव्ड, या इंटरेस्ट रिसीव्ड, एटसेट्रा। ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम घटा देते हैं जो भी होंगी। तो हमारा इस पहले मेन पड़ाव का आंसर आएगा, जिसे कहा जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो आप लिख लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर बताओ उत्कर्ष, इसके बाद क्या आता था? अरे वाह, बस सब तो याद है तुम लोगों को, तो ड्रामे कर रहे थे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जितनी भी करंट लायबिलिटियाँ हैं, एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ये ऐड बैक कर देंगे और डिडक्ट कर देंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ and increase in current assets। तो फिर जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। और उसमें से बस फिर एक चीज़ और लेस कर देंगे, टैक्स पेड। जो भी आपने सरकार को टैक्स दिया वो पे कर देंगे। बाकी ये दोनों अगर होंगे तो ही करेंगे, ऐड बैक करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और डिडक्ट कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। और फिर साहब आपका फाइनल आंसर आएगा, जिसको नाम दे देते हैं ए। तो ये क्या होगा फाइनल आंसर? कैश। अगर आंसर पॉजिटिव है तो अंग्रेज़ी के अक्षर होंगे फ्लो फ्रॉम, और अगर आंसर नेगेटिव है तो अंग्रेज़ी के शब्द होंगे यूज्ड इन। ठीक है ना? तो पॉजिटिव है तो फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव है तो यूज्ड इन। ये आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलनी पड़ेगी अंग्रेज़ी। तो अगर पॉजिटिव है तो फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव है तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटियों का इनडायरेक्ट मेथड होता है कि भाई इनडायरेक्ट मेथड हम कैसे करते हैं। तो बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही हम इनडायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई मतलब उसमें तो कुछ नहीं होता। तो ये आप पहले नोट कर लो। तो वैसे तो मुझे पता है अंत तक जाने पर आपको ये रटना ही पड़ेगा और रट भी जाएगा, उसमें भी दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो ना। कल को कोई जूनियर फाउंडेशन का बच्चा पूछ ले, भैया भैया ये क्या हो रहा है,
तो आप कुछ तो बताने लायक हो ना, कि बेइज्जती ना हो कि भाई आपने रट के आए हैं बेटा हम तो तुम भी रट लो। तो कुछ तो पता हो कि भाई ये आखिर हो क्या रहा है, तो आप पहले पूरा बना लो फिर समझते हैं। वो सब सीखेंगे अलग से, होगा तो बहुत कुछ। अब ये तो एक ऊपरी ढांचा है। हाँ, अभी तो ये ऊपरी ढांचा है, अब सब कुछ इसमें मैं हर पॉइंट की एडजस्टमेंट यहीं लिखवा दूंगा तो बच्चा वैसे ही घबरा जाएगा। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अच्छा भाई ये है। अब इनमें तो हर पॉइंटों में एडजस्टमेंट होगी, टैक्स भी होगा, डेप्रिसिएशन भी होगा, डिविडेंड भी होगा, बहुत बातें होंगी, लेकिन वो हम अलग से सीखेंगे। ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, पहले हम यही सीखते हैं कि ये भी क्यों हो रहा है, भाई ये भी क्या हो रहा है, पहले तो हमको यही देखना है ना। तो इसको चाहे आप क्लोज कर लो, ये एक इनडायरेक्ट मेथड हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का। चलो ठीक है, तो अब आप बस कुछ मत लिखना। अब हो सकता है मुझे 15 मिनट 20 मिनट जो मर्ज़ी लगे, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम पहले समझ ज़रूर लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो बस आप फोकस करना अंडरस्टैंडिंग पर, कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। हाँ, बाकी कैलकुलेटर तो रेडी रखो, बाई चांस मैं कुछ पूछूं तो आप बता लो। तो देखो मैं एक नॉर्मल सा P&L अकाउंट बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मनगढ़ंत फिगर लिख रहा हूँ। लेट से ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 रुपये, फिर मुझे कहीं से रेंट रिसीव हो गया 2,000 रुपये, मुझे कहीं से डिविडेंड रिसीव हो गया 3,000 रुपये, है ना। ये तो हो गई मेरी इनकम्स। बाकी फिर मेरे कुछ खर्चे हुए, मैंने सैलरी पे कर दी होगी 500 रुपये, मेरा कुछ डेप्रिसिएशन का खर्चा आ गया 2,000 रुपये, मेरा कुछ मान लेते हैं और खर्चे हो गए, प्रिंटिंग का खर्चा हो गया लेट से 1,000 रुपये। इसके अलावा मेरा एसेट बेचने पर एक लॉस हो गया था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 600 रुपये। ठीक है जी। और इसके अलावा और बताओ, एक वो दो और क्या खर्चे हो सकते हैं, अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं खर्चे। तो रेंट पे कर दिया, ठीक है, रेंट पेड हो गया 1500, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए कुछ भी, मान लेते हैं 200 रुपये। ठीक है, तो बहुत हो गए खर्चे। तो अब आप ये देखो कि मेरा फ़िलहाल नेट प्रॉफिट कितना आया। कितना आया? 3200, 9200। ठीक है, ये मेरा आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रैक्टिकली क्या होता है, जब नेट प्रॉफिट आता है तो ये नेट प्रॉफिट हम एक्सटेंशन में ले जाते हैं कि भाई नेट प्रॉफिट आया है 9200, अब बताओ इसका क्या करना है। तो सबसे पहले सरकार कहती है कि भाई करना कुरना छोड़ो, तुम इधर पहले हमें दो पैसे, 10% हमें दो। तो हमें 920 किसे देना पड़ेगा? सरकार को। तो हम कहेंगे चलो ठीक है भाई, 920 तो गए, अब कितने बच गए? 8,280। फिर हम इसको एक्सटेंशन में इधर ले आते हैं। अब ये टैक्स देने के बाद प्रॉफिट बच रहा है तो मैं इसको PAT कह दूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8,280। तो कंपनी कह रही है बताओ जी अब क्या करें इसका, 8,280 बच गया। तो कंपनी कहती है चलो एक काम करो भाई, जनरल रिजर्व में डाल दो। एक काम करते हैं, जनरल रिजर्व में 280 रुपये डाल देते हैं, भविष्य में काम आएंगे। तो हम कहते हैं चलो ठीक है, 280 रुपये जनरल रिजर्व में डाल दिए, तो कितने बच गए? 8,200, 8,000। तो ये अपना कंपनी कहती है भाई चलो ठीक है, अब इसको अपना हम फाइनल सरप्लस मान लेते हैं, ये बैलेंस शीट में नज़र आ जाएगा। तो मतलब जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट के अंदर लेट से
मेरा P&L का अगर लेट से ओपनिंग बैलेंस था, पिछले साल प्रॉफिट का बैलेंस था 3000, तो इस साल मैंने कितना कमाया 8000, वो और जुड़ जाएगा। तो मेरी बैलेंस शीट में मतलब P&L कितना नज़र आना शुरू हो रहा होगा 11। इस तरह से मतलब प्रेजेंटेशन ऐसी होगी भाई, इससे तो आप सहमत हो पहले, ये तो नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, यहाँ तक कहानी। जो डिविडेंड पे करा होगा हाँ वो भी दे देते हैं, मान लेते हैं हमने कोई डिविडेंड पे करा, वो लिख देता हूँ। चलो ऐसा करता हूँ, जनरल रिजर्व 180 कर देता हूँ ताकि फिगर चेंज ना हो, और हमने फिर जो बचे पैसे उसमें से कहा चलो यार 100 रुपये शेयर होल्डर को दे दो, वो भी खुश हो जाएगा, 100 रुपये उसको दे दिए, चलो वो भी खुश हो गया, है ना। तो ये कहानी बन गई। बाकी ऊपर से शुरू कर देता हूँ, एक फिगर थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ अपनी कुछ बात को और अच्छे से समझाने के लिए। डिविडेंड रिसीव्ड की जगह मैं 3000 रुपये की नाम चेंज करके लिख देता हूँ लॉटरी रिसीव, थोड़ा सा और मतलब वैरायटी आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो पहले आप ये देखो कि कंपनी जो है उसका ये P&L है, और 90 to 100 को मैं क्या कह सकता हूँ, नेट प्रॉफिट एक तरह से बिफोर टैक्स, है ना। और फिर उसमें से सरकार को टैक्स दे दिया कंपनी ने, तो बच गया 8280। उसके बाद कुछ जनरल रिजर्व दे दिया, डिविडेंड दे दिया। इन चीज़ों को वैसे एप्रोप्रिएशंस कहा जाता है ना, इन चीज़ों को एप्रोप्रिएशंस कहा जाता है। और फाइनली फिर 8000 रुपये बच गए, वो कंपनी अपने बैलेंस शीट में ले जाएगी। ठीक है जी, पहले यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब देखो बड़े ध्यान से, अब अगर मान लो मैं आपसे ये पूछूं, एक 12th में हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाते तो थे, अगर मैं ये पूछूं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है ना, अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ कंपनी, कि भाई कंपनी ने देखो कमाया, तो बच्चा कह देगा सर 8000 कमाए, लेकिन उस 8000 की कमाई के अंदर हर तरह के खर्चे हैं, हर तरह की इनकम है, वो तो मिलावट से भरा पड़ा है। इस बात को समझ रहे हो, वो तो मिलावट से भरा पड़ा है। लेकिन मान लो हमें कि ये देखना है कि यार ये कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाती है, मतलब इसका जो मेन बिजनेस से पैसा कमा रही है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो आप लॉजिकली भी सोच सकते हो कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट पे से अगर हम अपने सिर्फ बिजनेस के ऑपरेटिंग खर्चे घटाएं, जो बिजनेस के रेगुलर खर्चे हैं वो घटाएं, तो हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। गलत तो नहीं है, ये क्लियर है पॉइंट। तो एक बार हम करके देखते हैं। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, देखो 10,000। अब हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग खर्चे क्या थे। देखो नीचे से शुरू कर रहा हूँ। जनरल रिजर्व डिविडेंड पेड, क्या आप इसको ऑपरेटिंग खर्चा कहोगे? नहीं, ये खर्चे नहीं, ये तो घर की चीज़ घर में बांटने वाली बात होगी कि पापा 10 चॉकलेट लेकर आए घर में, 2 बेटे को दे दी, 3 उसको दे दी, तो ये तो घर में रहेंगी तो 10 ही चॉकलेट, तो ये कोई खर्चा नहीं है। इसी तरह टैक्स पेड, ये कोई ऑपरेटिंग खर्चा हम वैसे नहीं कह सकते, कहने को कह भी सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं हम टैक्स पेड तो अलग से सरकार को दिया जा रहा है। बिजनेस से रिलेटेड जो खर्चा है हम उसकी बात करते हैं। अब हम इसमें झांकेंगे, हम इसमें सबसे दिमाग लगाते हैं कि भाई आखिर बिजनेस के खर्चे क्या हैं, व्हाट आर द खर्चे ऑफ बिजनेस। अब सैलरी पेड, ये बताओ क्या ये रेगुलर बिजनेस का खर्चा है? हाँ ये है। डेप्रीसिएशन, क्या ये रेगुलर बिजनेस का खर्चा है? हाँ है। प्रिंटिंग, हाँ है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये नहीं है। अब ये मेरा बिजनेस का रेगुलर खर्चा नहीं है, पॉइंट समझ आ रहा है, तो छोड़ दे। रेंट पेड, ये भी है। ऑफिस खर्चा, ये भी है। तो क्लियर हो गया पॉइंट? भाई कोई गलत तो नहीं कर रहे आपके साथ? क्लियर है? ठीक है। तो आप इन खर्चों को एक बार कैलसी पर जोड़ो, कितना आ गया? 500, 2000, 1000, 1500 और 200, 5200। ठीक है ना? तो बस आप कैलसी फास्ट चलाते रहना। तो 5200 जो है वो ऑपरेटिंग खर्चा आ गया। तो मतलब कोई भी बच्चा कह सकता है फिर सर इसका मतलब ये जो कंपनी है ये 4800 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाती है ना।
तो इसका मतलब ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई निष्कर्ष निकालने वाला ये भी कह दे कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है कि इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 4,800 कमाए गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या मतलब है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटियों से आपने 4,800 कमाए हैं। तो इसको हम अगर कैश फ्लो चैप्टर में इंटरप्रेट कर लें तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो आया 4,800 का, ये भी फिलहाल कहा जा सकता है ना। लेकिन अब बड़े ध्यान से देखना, जब ये ऑपरेटिंग खर्चे हमने 5200 घटाए, इन 5200 खर्चों में ऑफिस खर्चा मैंने मान लेता हूँ कैश में ही दिया होगा, भाई जेब से पैसे निकाले होंगे पियोन को देने के लिए। रेंट पेड ये भी मैंने चेक दिया होगा मालिक को। प्रिंटिंग का खर्चा ये भी दुकानदार को मैंने पैसे दिए होंगे। सैलरी पेड ये भी मैंने अपने मुलाजिमों को चेक दिया होगा। लेकिन आप डेप्रीसिएशन को देखो, ये 2000 का खर्चा ये तो मैंने जेब से नहीं निकाला होगा, ये तो एक नॉन कैश एक्सपेंस है ना। तो अब अगर मेरा यहाँ पर मोटिव है कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से ये देखना कि कैश कितना आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो फिर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की लिस्ट में इसको तो नहीं लूँ। फिर भाई समझ आ रहा है पॉइंट आपको? क्योंकि यहाँ मेरा इस चैप्टर में मोटिव है कि मेरे को ये देखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कितना आ रहा है। तो मैं अब इसको कैश के खर्चों में नहीं जोड़ूंगा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 2000 कैश का खर्चा है। तो अगर मेरे को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैश वाले लेने हैं तो वो सिर्फ कितने लिए जाएंगे? 3200। तो आप मेरी बात से यहाँ तक पूर्ण रूप से सहमत चल रहे हैं? तो इसका मतलब मेरा कैश वाला जो प्रॉफिट होगा वो आ रहा होगा 68। तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो। तो ये एक तरह से होता है इनडायरेक्ट मेथड, कि आपने इनडायरेक्ट तरीके से क्या पता लगाया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरा कैश कितना आ रहा है ना, ये पता लगाया। पहले आपको पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी था। वो क्या था वो लिखता हूं। इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने का जो ऑल्टरनेटिव तरीका था वो था, बचपन में सिखाया था आपको, नेट प्रॉफिट है ना, बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि जितने भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं उन्हें ऐड बैक कर दिया जाएगा, और माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, कि जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं उनको हटा दिया जाएगा। ये भी एक ऑल्टरनेटिव तरीका था ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही निकालने का। तो जैसे अगर मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो, और मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि देखो वो भी 4800 ही आ जाएगा। अगर हम वापस से अब यहाँ पर चलें दोबारा से एनालिसिस करने पर, तो अब ये हटा देता हूँ। अब देखते हैं ना, अब देखते हैं, एक बार निकालते हैं हम, देखो दूसरे ऑल्टरनेटिव तरीके से। अब हम अलग तरह से एनालाइज करते हैं। अब मैं ये देखता हूँ कि मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, 9200 दे रखा है। अब मैं इसमें उल्टा सोचूंगा, अब मैं ये देखूंगा कि मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से, नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस से रिलेट नहीं करते। तो मैं किस किस को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहूँगा? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहूँगा। यही है सिर्फ। रेंट रिसीव्ड, इसको मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहूँगा क्योंकि ये मेरी कोई बिजनेस की मेन इनकम नहीं है। लॉटरी रिसीव्ड, इसको भी मतलब मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कुछ भी कह लूँ, मतलब ये मेरे बिजनेस की मेन इनकम नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो अब अगर मैं इनडायरेक्ट तरीके में ये फॉर्मूला दोबारा लगाऊं कि आप नेट प्रॉफिट में लॉस को ऐड बैक करो, 9200 में 600 ऐड बैक करो, 9800 4800 आ रहा है ना, और फिर माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, कि भाई अगर आप 9200 में ऐड बैक करो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस कर दो
नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो कितनी है? 2000 वो और 3000 वो, 5000। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 48। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो अभी भी सेम आ रहा है 4800 जो पहले भी आ रहा था। और अगर इस बार फिर से वही चीज करनी हो कि भाई मैं चाहता हूं कि मुझे तो भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए जो कैश में मिला हो, कैश वाला, तो हम क्या करते हैं, हम नॉन ऑपरेटिंग के साथ साथ नॉन कैश एक्सपेंस को भी ऐड बैक कर देते हैं। यानी कि हम किन दो चीज़ों को ऐड बैक कर देते हैं? नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंस। अब नॉन कैश एक्सपेंस कौन सा था? देखो, डेप्रीसिएशन। तो आप डेप्रीसिएशन को, नॉन कैश एक्सपेंस को 2000 को ऐड बैक कर दो, जरा 2000 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा आंसर? 6800 आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले आप ये समझो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को निकालने के दो तरीके होते हैं, दो मतलब फॉर्मूले होते हैं मैथमेटिकल। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो देखो 6800 आ रहा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है कि या तो सीधा ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दो, तो भी आपका देखो 6800 आ रहा है। दूसरा तरीका होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंस जोड़ दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम घटा दो, तो भी आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगी। पहले हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक समझना है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो, इसी फॉर्मूले को जब वर्टिकली लिख दिया जाता है, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस और माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो हमने कहा ना कि भाई ये आंसर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, है ना? हमने कहा कि ये आंसर क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आपको मैं ऊपर लेके चलता हूँ, जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवाया, कि पहले आप यहाँ तक देखना, आपको यही सेम चीज़ मिलेगी। अब देखो ऊपर चलते हैं, मेन यहाँ से देखना शुरू करना। ये क्या लिखा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आगे का छोड़ दो भी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐड क्या लिखा है? ऐड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस, और लेस क्या लिखा है? लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इस पड़ाव का क्या आंसर आ गया? देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आगे की छोड़ दो अंग्रेजी। तो आप इतना अगर समझो कि ये क्या है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन कैश एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो क्या आंसर आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आप इतना तो एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा रहे हो, पहले इतना फॉर्मूला समझ आया? अब ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर नाटक हुआ, ये क्या है वो समझते हैं कि भाई ये नाटक क्या हुआ। तो बड़े ध्यान से देखना, आपको तो मैंने बता दिया था कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 9200। मान लो मैं ये ना बताऊं, मान लो ये मिसिंग है, ये 9200 मिसिंग होता, लेट्स से कि ये 9200 मिसिंग है और आपको मजबूरी है यही फॉर्मूला लगाना, तो क्या आप आंसर निकाल पाते? नहीं। तो पहले आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ता। तो मैं मान लो ये छुपा दूं कि आपका प्रॉफिट 9200 है, मान लो मैं ये छुपा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? तो अगर मैं 9200 प्रॉफिट छुपा देता हूं, तो मैं फिगर्स हटा रहा हूं, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है ना? फिर तो ये भी नहीं पता चलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं पता होगा मान लो, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि सरप्लस इस साल क्या कमाया, ये भी हटा देता हूँ। भाई आपको बात समझ आ रही है? अभी आपको मैं चीज़ें छुपा के चल रहा हूँ, और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि सरप्लस अगर इस साल क्या कमाया मतलब प्रॉफिट, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि भाई प्रॉफिट मतलब क्या है ना? बात समझ आई? लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि बच्चों मेरा ओपनिंग बैलेंस है P&L का 3000 और मेरा क्लोजिंग बैलेंस है P&L का 11000। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा बताओ?
अगर मैं ये बता दूं कि मेरा ओपनिंग बैलेंस है 3000 और मेरे प्रॉफिट का P&L का क्लोजिंग बैलेंस है 11000, तो इससे आपको क्या पता लग जाएगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर पता लग जाएगा ना। तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 8000। तो देखो इसीलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट की शुरुआत में क्या लिखते हैं? प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये इनडायरेक्ट मेथड इसीलिए है कि वो आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर ही नहीं बताएगा, लेकिन वो आपको क्लोजिंग बैलेंस बताएगा। वो कहेगा कि जी क्लोजिंग बैलेंस है 11000 और वो बताएगा कि जी ओपनिंग बैलेंस है 3000, तो हम उससे क्या पता लगा लेंगे? प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो आपको लॉजिक समझ आया कि क्यों हो रही है हरकत? तो मान लो हमें ये पता लग गया कि भाई इसका मतलब प्रॉफिट फॉर द ईयर है 8000। फिर वो बताएगा, जब मुझे ये पता लग गया कि प्रॉफिट फॉर द ईयर पता चल गया कि भाई इसका मतलब मैंने 8000 कमाए हैं, तो दैट मीन्स मुझे ये पता लग गया कि ये 8000 कमाए हैं। अब उसने एप्रोप्रिएशन दे रखे होंगे कि भाई जनरल रिजर्व में तुमने 180 डाला है और डिविडेंड तुमने 100 पे करा है, तो अब आपको इससे क्या पता लग जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना पता लग गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? इन तीनों को जोड़ लोगे 8280 पता लग जाएगा। भाई अगर मैं आपको ये बता दूं कि 180 आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा है और 100 रुपए का डिविडेंड पे करा है, तो आपको क्या पता लग जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यही चीज़ देखो फॉर्मूला बन गई कि प्रॉफिट फॉर द ईयर पता लगने के बाद हमने देखो क्या प्लस कर दिया, जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा और जो 100 रुपए का डिविडेंड पे करा, तो हमें क्या पता चल गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बात समझ आ रही है? फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मान लो मुझे पता चल गया 8280 और वो मुझे कह रहा है कि भाई टैक्स जो है वो तुम्हारा 920 है, तो इससे मुझे क्या पता लग जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कि भाई इसका मतलब मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9200 रहा हो, तो इसका मतलब मुझे कैसे पता चल गया कि भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर 8280 है और 980 मेरा टैक्स है, 920 सॉरी, हाँ 920 मेरा टैक्स है, तो इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया? बस। तो बेसिकली क्वेश्चन हमें उल्टे से दे रखा होता है क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है। अगर वो सीधे ही बता देगा ना कि भाई ये लो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो मैं तो फिर सीधा बस ये फॉर्मूला लगा के आगे बढ़ जाऊंगा, है ना? पॉइंट समझ आ रहा है? अब इस 90 to 100 को भी मतलब अगर हम और ध्यान से देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अपने P&L में दिखा देता हूं। आप इस 90 to 100 प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर ध्यान से देखो तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, बताओ कौन सी? लॉटरी की इनकम 3000। तो अब ये जो लॉटरी की इनकम है ना, ये अलग से दिखनी चाहिए यूजर को कि भाई ये तो 3000 तो लॉटरी के पैसे हैं। तो इसीलिए देखो 90 to 100 प्रॉफिट को भी हम बेस नहीं बना रहे, हम 90 to 100 प्रॉफिट के अंदर देखो अपनी लॉटरी की इनकम जो है ना 3000 उसको घटा रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये देखो ये गलत चीज़ है, ये अलग से मिला हुआ पैसा है। तो टेक्निकली मेरा जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें, कि अगर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ना लेता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता? 6000। तो ये है 12th में आप ये वर्किंग नोट में करते थे, राइट? बेसिकली तब भी रटते ही थे, है ना? क्योंकि ऑब्वियसली उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें हमारी टीचर्स की ही गलती है, क्योंकि आपको P&L का कभी ट्रू पिक्चर नहीं दिखाई जाती कि P&L में हो क्या रहा है, वो कैसे नीचे 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 जा रहा है। तो जब हमें P&L ऊपर से नीचे जा रहे थे तो हमें सही लग रहा था, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ये होता है कि हमें नीचे से ऊपर जाना है। हमको ये दे रखा होगा, हमें हमेशा स्टार्टिंग में ये गिवन होता है कि प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस क्या है और प्रॉफिट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, तो हमें नीचे से शुरू करना पड़ता है। तो फिर हम नीचे से ऊपर, फिर ऊपर 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 जाते जाते फिर यहाँ तक पहुँचते हैं। पॉइंट समझ आ गया? और फिर उसके बाद देखो आपका वही फॉर्मूला लग गया, उसके बाद आपका वही फॉर्मूला लग गया। देखो यहाँ तक पहुँच के क्या ऐड हो गया? नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस। क्या माइनस हो गया? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो हमारा क्या आंसर आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो पहले आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक समझ गए मेन चीज़। अच्छा, अब उसके बाद ये जो थोड़ा सा नाटक है वो भी समझा देता हूँ।
अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक तो हम पहुंच गए और हम कह रहे हैं कि जी हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 6800, है ना। लेकिन हमारे वर्किंग कैपिटल में भी कुछ चेंजेस होते हैं जो प्रॉफिट से नहीं पता चलते, क्योंकि प्रॉफिट तो खर्चे दिखाता है। अब जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक क्रेडिटर ले लेता हूं। क्रेडिटर का मान लेते हैं ओपनिंग बैलेंस था 80,000 और क्रेडिटर का अब साल के एंड में क्लोजिंग बैलेंस बचा है 60,000। तो आप क्या समझोगे? $20,000 पे करा है, क्रेडिटर कम क्यों हो रहा है? 20,000 पे कर दिया, यही समझोगे ना। अब ये चीज क्या पीएनएल में कहीं नजर आएगी? पीएनएल अकाउंट में नहीं, क्योंकि जो हम पेमेंट करते हैं क्रेडिटर को वो कोई एक्सपेंस तो है नहीं, वो आपको पीएनएल में तो नजर नहीं आएगा कि जी पेमेंट टू क्रेडिटर 20,000। लेकिन इसने आपके कैश को कम करा, इसने आपके कैश को कम करा। और ये भी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग है? ऑपरेटिंग, क्योंकि ये तो क्रेडिटर को पैसे देना तो मेरा रोजमर्रा का काम है। तो अब ये पेमेंट मैं कैसे पहचानूंगा? ये भी तो मेरा ऑपरेटिंग आउटफ्लो हो रहा है ना, ये भी तो मेरा एक तरह से क्या हो रहा है? आउटफ्लो। तो हमने इनका एक फॉर्मूला बना लिया कि भैया करंट लायबिलिटी में अगर गिरावट हो जाए, तो हमने सीधा रट रखा है कि करंट लायबिलिटी में गिरावट हो जाए तो मतलब समझ लो आउटफ्लो है। तो बच्चे ने रट लिया फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। क्या रट रखा था आपने कि भैया डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो क्या करना है अपने को? लेस। बस बच्चा रट के खुश हो गया, ठीक है। बट वो ये लॉजिक है कि अब लायबिलिटी में डिक्रीज जो हुआ, इसका मतलब क्यों डिक्रीज हुआ? आपने क्या करा है? पेमेंट करी। अब यही कॉम्बिनेशन बाकी सब में, बढ़ गया तो ऐड हो गया, घट गया तो मतलब सेम चीज़ करंट एसेट में। अब मान लो डेटर आपके बढ़ गए, मान लो ये डेटर अकाउंट बना के बोल देते हैं कि ये बढ़ गया, कि आपके ओपनिंग में डेटर्स थे लेट से 1 लाख के और क्लोजिंग में डेटर मान लेते हैं बढ़ गए या कम हो गए, चलो कुछ भी मान लो 90 हो गए, तो आप क्या समझोगे? कैश रिसीव्ड। तो इसका मतलब आपको डेटर से क्या मिला होगा? 10,000 कैश मिला होगा ना। तो अब ये जो कैश मिला मुझे, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है, क्योंकि मेरा रोजमर्रा का काम है गुड्स बेचना, और ये एक तरह से हमारे कैश का क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है। तो वो ये मतलब होता है। तो हमने उसको स्टैंडर्डाइज कर लिया कि भाई फिर तो सारे करंट एसेट्स ऐसे ही चलेंगे, सारी करंट लायबिलिटियाँ ऐसी ही चलेंगी। तो इसीलिए हमने ऐसे रट लिया कि भाई करंट एसेट में अगर गिरावट आ रही है, करंट एसेट में गिरावट आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो इनफ्लो है। तो वो हमने फॉर्मूला बन गया हमारा कि भाई डिक्रीज इन करंट एसेट अगर हो रहा है तो वो हमारा इनफ्लो हो रहा है। तो ये देखो डिक्रीज इन करंट एसेट, तो हम उसको इनफ्लो मान रहे हैं कि भाई इसको जोड़ लो। तो ये भी तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मतलब कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो गया। तो बस यहाँ तक पहुँच के हमारा फाइनल कैश पता लग जाता है कि भाई कितना हुआ है ऑपरेशन से। और उसके बाद हम जो भी सरकार को टैक्स पे करते हैं तो वो भी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है। मतलब ऑपरेटिंग का मतलब है कि इसको हम कंसिडर करते हैं कि भाई ये इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से रिलेटेड नहीं है, तो इस आउटफ्लो को, क्योंकि ये है तो ये भी आउटफ्लो, अब कहीं तो दिखाना ही पड़ेगा, तो जो भी रिमेनिंग आउटफ्लो इनफ्लो बच जाते हैं वो फिर हम यहाँ लास्ट में दिखा देते हैं। अब जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हुई, है तो इनफ्लो, भाई है तो पैसा तो आया ही है, तो लास्ट में दिखा देते हैं। तो यूज़र को अलग से दिख जाता है कि अच्छा भाई ये अलग से इनफ्लो हुआ है। या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस होगा, है तो आउटफ्लो, तो ये लास्ट में दिखा देते हैं। तो इनके लिए हमने लास्ट की जगह बना रखी होती है टैक्स के लिए और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ों के लिए, तो ये लास्ट में अलग से इनफ्लो आउटफ्लो नज़र आ जाते हैं। अल्टीमेट मेरे हिसाब से जो मतलब वैसे लॉजिकली आप समझो, मेन आंसर ये होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। इसीलिए इसका नाम भी क्या है? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कि आप पूरे बिजनेस से जो कैश ले रहे हो वो कितना ले रहे हो, ठीक है। और 3 चीज़ें लास्ट में हम अलग से बस दिखा देते हैं। नील आएगा, हाँ, इसका इफेक्ट अल्टीमेटली नील आएगा, बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी ये क्यों चमक रहा है कैश फ्लो में? ताकि यूज़र को अलग से दिख जाए कि भैया इनकी तो 3,000 की ये देखो लॉटरी लगी हुई है, उसको यहाँ नज़र आ जाए, है ना।
तो यूज़र समझ जाएगा कि इनके कैश के इनफ्लो में 3,000 तो लॉटरी के पैसे हैं, तो ये यूज़र को दिखाने के लिए अलग से लिख देते हैं। नहीं तो अगर मान लो मैं ये ना करता हरकत कि यहाँ पे डिडक्ट ना करता और यहाँ ऐड ना करता तो वो छुप जाता, लेकिन यूज़र को इन्फॉर्म करने के लिए हम इसको अलग से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ अलग से प्रेजेंट करना है, इसीलिए ऊपर डिडक्ट किया गया, इसीलिए ऊपर डिडक्ट किया गया, नहीं तो ये इन्फॉर्मेशन छुप जाती। भाई बच्चा कहता भाई नीचे नीचे प्लस कर रहे हैं हम, ऊपर माइनस कर रहे हैं, तो सर मैं इसको दिखाता ही नहीं, सीधा आंसर तो सेम ही आ जाएगा, बट फिर वो AS3 का उल्लंघन हो गया। ठीक है, तो मतलब आपको समझ आई ना स्टोरी बेसिकली कि ये हो क्या रहा है। तो ये बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड में हम इस तरह से काम करते हैं। चलो ठीक है ना, तो इसको आप बस क्लोज कर दो। तो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन तो यही था। तो हम क्वेश्चंस करते हैं, ऑब्वियसली आज तो इनडायरेक्ट के नहीं करते, डायरेक्ट के करके देखेंगे, लेकिन फिर भी उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या है। चलो तो पहले हम शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 से करेंगे। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो हमको एक कैश इस अकाउंट दे रखा है, बैलेंस एट 1 मार्च, तो ये क्या हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस। रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये इनफ्लो, कस्टमर से पैसा मिल गया। इशू ऑफ शेयर्स इनफ्लो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इनफ्लो। अब आप ये बुद्धि लगाओ खुद ही कि आपके हिसाब से कौन सी चीज़ कौन सी एक्टिविटी की है। कस्टमर से रिसिप्ट मिली तो ये नॉर्मल बिजनेस, शेयर्स इशू करके पैसा मिला तो फाइनेंसिंग, और एसेट बेचने से पैसा मिला तो इन्वेस्ट। ठीक है, तो 3246 तो हो गया इधर टोटल। अब पेमेंट्स हो रही हैं, पेमेंट्स में है जी पहली पेमेंट टू सप्लायर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पेमेंट फॉर ओवरहेड्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। भाई ओवरहेड्स मतलब आपके जो भी रेगुलर खर्चे हैं। वेजेस एंड सैलरीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टैक्सेशन, ऑपरेटिंग, गंदी वाली ऑपरेटिंग, मतलब लास्ट में जो दिखाते हैं आएगी तो ऑपरेटिंग में, आप इन्वेस्टिंग में तो कह नहीं सकते, फाइनेंसिंग में कह नहीं सकते, तो आना तो इसको ऑपरेटिंग में ही। डिविडेंड दिया आपने, अब ये अच्छा पॉइंट है डिविडेंड दिया है, क्योंकि ये कैसे पता चला, ये सब पेमेंट्स चल रही हैं, उसके स्ट्रक्चर से पता चला है ना, क्योंकि रिसिप्ट्स तो कहाँ पर आ गई थी, ऊपर उस तरफ आ गई थी। फिर इसमें इधर उसने पेमेंट्स की लिस्ट बना रखी है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये सारी पेमेंट्स करके वो सारी पेमेंट्स के टोटल को एक साथ घटा रहा है, और एंड में जो बैलेंस बच रहा है वो क्या बच रहा है, क्लोजिंग बैलेंस 212। हाँ जी, तो डिविडेंड पे करा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि डिविडेंड देना ये कोई रोज़मर्रा का हमारा काम नहीं है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो हम कह ही नहीं सकते। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, ये भी फाइनेंसिंग, क्योंकि ये भी आपके पैसे से रिलेटेड है। अब वो कह रहा है प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी हिल लिमिटेड फॉर 31 मार्च 2002 इन अकॉर्डेंस विद AS3 रिवाइज्ड, द कंपनी डज नॉट हैव एनी कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो बस मतलब जो है कंपनी के पास यही है और कुछ भी नहीं है। चलो तो बनाते हैं साथ साथ, वेरी सिंपल तरीका, आ जाओ। तो लिखते हैं सॉल्यूशन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका फॉर्मेट कोई बहुत ख़तरनाक नहीं है, वही ऑर्डर वाइज है, नंबर 1 हेडिंग डाल डाल के जैसे बनाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जो इनफ्लो हैं वो लिख लेते हैं, जो आउटफ्लो हैं वो माइनस कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो क्या है, एक ही है शायद, रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स। तो इसके नीचे लिख लेते हैं रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स 2783। और अब जो जो पेमेंट्स होंगी ऑपरेटिंग वाली वो घटा देंगे। क्या क्या थी पेमेंट्स, एक बार वो भी देख लेते हैं। पेमेंट टू सप्लायर 1, ओवरहेड 2, वेजेस एंड सैलरीज 3 और टैक्सेशन 4। तो इन चारों को लाइन वाइज लिखकर, नाम लिखकर घटा देते हैं। तो पेमेंट टू सप्लायर्स 2047, पेमेंट फॉर ओवरहेड्स 115, पेमेंट फॉर वेजेस 69 और टैक्सेशन 243। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये निकाल लो कैल से 309। ठीक है, समझ आ गया? चलो, तो ये हो गया सिंपल। तो आपको लगता है कि ये डायरेक्ट मेथड मतलब कोई सीए इंटर में आने लायक चीज़ है ना? तो इसीलिए इसके क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं दिखेंगे, और दिखेंगे भी तो 5 नंबर तक ही दिखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। दे भी देंगे तो वो इसलिए दे देंगे क्योंकि बाकी के 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो धुएं उड़ाने वाले होंगे पेपर में। तो एक बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए वही ठीक है बच्चा ना, नहीं तो मोरल डाउन हो जाता है बच्चे वहाँ पे। तो ये होगा पेपर में ना, एक क्वेश्चन इसीलिए आसान दिए जाते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन बैलेंस आउट करने के लिए दिए जाते हैं ताकि बच्चा का मोरल ना गिर जाए वहीं पे, है ना? तो इसीलिए ये क्वेश्चन आया तो मतलब उल्टा आपके लिए खतरा है क्योंकि ये क्वेश्चन आया तो इसका मतलब बाकी के 2 जो हैं वो किसी भी चैप्टर के टफ आएंगे, धुएं वाले। तो ये भगवान से प्रे करो कि ना आए, इनडायरेक्ट मेथड कहीं आए तो सही है, कम से कम इसका कर लेंगे। इनडायरेक्ट मेथड फिर भी इजी भी है और हो भी जाएगा। अच्छा, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या है आइटम? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट तो इनफ्लो है, और पेमेंट फॉर पीपीई आउटफ्लो। बस 2 ही आइटम है, तो वो लिख लेते हैं। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 128 माइनस परचेज ऑफ पीपीई 230। तो बी का आंसर आ जाएगा -102 है। हाँ, इसका मतलब है कि हमने अपना कैश यूज़ करा है, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये अच्छी बात है। तो इससे ये समझ आ रहा है कि हम एक पुराना अपना एसेट बेच रहे हैं और एक नई मशीन, नया एसेट खरीद रहे हैं। उसके बाद तीसरी गतिविधि है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी देख लेते हैं। इनफ्लो इशू ऑफ शेयर्स है, और आउटफ्लो डिविडेंड है और बैंक लोन है ना? 2 पेमेंट्स हैं, तो एक इनफ्लो और 2 पेमेंट्स। तो इनफ्लो हो गया इशू ऑफ शेयर्स 300,
और माइनस डिविडेंड 80 और माइनस रीपेमेंट ऑफ लोन 250। तो कितना आ रहा है सी? -30। तो ये अच्छा है कि बेकार? बताओ उत्कर्ष भाई, क्यों? क्या मतलब इससे इन तीन चीज़ों से क्या समझ आ रहा है? इंटरप्रेट करो। हाँ, लेकिन इन तीन चीज़ों से, हाँ, और भी फैक्टर से पता लग सकता है। कम, ठीक है। तो चलो अब इसको अगर मैं इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ, फिर आप बताना कि वो सही है कि नहीं। कंपनी ने पब्लिक से 300 रुपये लिए, ठीक है, पब्लिक से 300 रुपये उठाए, उसमें से 250 का लोन अपना चुकता कर दिया, पे कर दिया, ठीक है, और उसी में से अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड दे दिया, ठीक है। तो कंपनी ने पब्लिक को चूना लगाया कि नहीं? पब्लिक से 300 रुपये उठाए, 250 का बैंक लोन अपना लोन रीपे कर दिया, यही है। अगर सीधा सीधा देखो, डिविडेंड भी छोड़ दो, चलो, पब्लिक से 300 रुपये उठाए और अपना बैंक लोन 250 रुपये पे कर दिया, तो ये है टोपी घुमाना, है ना। तो अल्टीमेटली इसमें पब्लिक ही बेवकूफ़ बन गई। तो ठीक है, मतलब हमें ये सब बातें नहीं करनी। चलो, तो जो है। अच्छा, फिर उसके बाद चलो तीनों एक्टिविटियों को करने के बाद हम क्या लिखते हैं? नेट, फिर एक शब्द की जगह छोड़ देते हैं जो हमें बाद में पता चलता है, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें हम A + B + C करेंगे, तीनों आंसर जोड़ लेंगे। तो तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 177 पॉजिटिव, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे अंग्रेज़ी का वर्ड इंक्रीज़। तो ये मतलब बन गया नेट इंक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर इसमें हम ऐड कर लेते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो कितना दे रखा है? 35। तो फिर वो क्लोजिंग के अगर बराबर आ गया तो मतलब सही, नहीं आया तो आपने गलत करा कुछ। तो 177 और 35 कितना हो गया? 212। तो ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। तो एक बार देख लो कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यही है। यही है, सही है। चलो, तो समझ आया अच्छे से। चलो, तो इसका एक क्वेश्चन अब आपको दे देता हूँ, बिल्कुल इसी तरह ट्राई करना, बाकी इनका भी देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग 309, इन्वेस्टिंग 102, फाइनेंसिंग -30। चलो ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलो एक और करते हैं, अगला डिस्कस इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, तो आप डाल लो हेडिंग इलस्ट्रेशन 5। तो इसमें लिखा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स M&T लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1, कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की जो भी सेल्स होगी वो सारी की सारी क्या है? कैश में है। और सेल होना जो है वो कंपनी के लिए क्या है? इनफ्लो है। कौन सी एक्टिविटी का? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाज 30% फॉर द ईयर। ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट्स टू 382,500। चलो, तो अपने कैलकुलेटर के बटनों का इस्तेमाल करके जल्दी से सेल्स की फिगर निकाल दो।
1270 75, ओके। तो कैसे निकाला, क्या बटन दबाए कैलसी पर? डिवाइड कर दिया 30% से, ठीक। चलो ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 35,000। कह रहा ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री से कम है 35,000 रुपये। तो अब बताओ इसका क्या करना है? चेंज इन इन्वेंट्री है ना, तो चलो देखेंगे कहीं काम आएगा तो। फोर्थ, वेजेस पेड, ये क्या है जी? वेजेस पे करी, आउटफ्लो कौन सी एक्टिविटी का? ऑपरेटिंग का, सही है। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस पेड, ये क्या है जी? ये भी आउटफ्लो कौन सी एक्टिविटी का? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। डिविडेंड पेड, ये क्या है जी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, ओके। बैंक लोन रीपेड 2,15,000 इंक्लूडिंग 15 इंटरेस्ट, ये क्या है जी? आउटफ्लो फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग ही होता है, तो वो ऐसे ही डराने के लिए दे रहे हैं। ट्रेड पेबल्स ऑन 31 मार्च 2000 एक्सीड द बैलेंस ऑन 31 मार्च 2001 बाय 25,000, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो इसका क्या करेंगे? पक्का? अगर वो तो इनडायरेक्ट मेथड में होता है, हम तो कौन सा मेथड कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये आपको पागल बनाने के लिए दिया है, और ये 8th पॉइंट भी आपको पागल बनाने के लिए दिया है, क्योंकि ये पॉइंट तो कौन से मेथड में काम आते हैं? उसमें होता है ना वो वाला फॉर्मूला जो रटते हैं हम, इंक्रीज या डिक्रीज इन स्टॉक या इंक्रीज या डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल, बताओ जी। आउटफ्लो है, और कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग, क्योंकि पे कर दिया कैश। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 65,000, आपने टैक्स पे करा 65,000 का ड्यूरिंग द ईयर। ब्रैकेट में लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स एज ऑन 31 मार्च 2001 45,000। तो टैक्स आपने पे करा 65 का, लेकिन वैसे आपने प्रोविजन फॉर टैक्स जो बना रखा था वो बना रखा था 45 का। तो 65 को क्या करेंगे? आउटफ्लो, कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और 45 को, हाँ ये इनडायरेक्ट में काम आता है ना, तो ये भी पागल बनाने के लिए दे रहे। समझ गए? तो अपने को डायरेक्ट मेथड में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट मेथड में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो गलत होगा। तो डायरेक्ट मेथड में सिर्फ ये देखना है पैसे पे करे, मतलब कैश बेसिस चलना है, कैश आया और कैश गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 लाख सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 720, इन्वेस्टमेंट 7 लाख की बेच दी, तो इनफ्लो कौन सी एक्टिविटी में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कितने रुपए का? 7,20,000। बस लगाना, दिमाग लगाया ना, लगाया ना दिमाग। हाँ है ना, लग गया ना। मैं बोल रहा हूँ जैसे ही दिमाग लगा वहाँ गलत हो जाएगा। हमें छोटे बच्चे की तरह कैश बेसिस फॉलो करना है। डायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि आपको सोचना बहुत कम है। आपको क्या सोचना है? पैसा आया और पैसा गया। इससे ज़्यादा सोचते ही गलत हो जाएगा। जैसे ही सोचा प्रॉफिट है 20,000 का, उसको तो चलो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो तो वहाँ करना है, फिर वो इनडायरेक्ट मेथड में होएगा। उसके बाद है नंबर 12, डेप्रीसिएशन 85,000। लगाओ दिमाग। नॉन कैश है ना ये तो आइटम भाई। डेप्रीसिएशन जो है ये तो कैसा आइटम है? हाँ नॉन कैश आइटम है। अब हाँ दिमाग लगाया जिसने कि ये तो ऑपरेटिंग में भी ऐड होता था, तो फिर गलत हो जाएगा, वो इनडायरेक्ट मेथड में होगा, है ना।
प्लांट परचेज्ड ऑन 15 नवंबर 2,50,000, आपने प्लांट खरीदा 250 का, तो आउटफ्लो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग, कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग, चलो ये तो आपके लिए। तो अब आप बनाओ तीनों एक्टिविटी, देखो सारी डिस्कस हो गई ना, और फिर बताना आंसर की क्या आ रहा है, फिर देखेंगे। तो इसमें हमको वही कैश फ्लो बनाना है, तो अब आप बनाकर ओपनिंग और क्लोजिंग कैश फ्लोज मतलब वो डालकर फिर देख लेना क्या आ रहा है, ठीक है। ये चलो, तो तीनों एक्टिविटी का फिर बताने का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आ रहा है 182,500, ठीक है, तो ये सही हो गया। और उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 470 नेगेटिव, नेगेटिव कह रहे हैं तो अच्छा किताब वालों का, अच्छा वहाँ पॉजिटिव ही है, लिखा गलत है, ओके, तो चीतापना। उसके बाद फाइनेंसिंग का नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। तो बताओ ये कैसी कंपनी है उत्कर्ष भाई, सही है, वेरी गुड। तो भाई देखो ये अपना निवेश बेच रही है, ठीक है, निवेश बेचकर अपना लोन पे कर रही है, तो कैसी कंपनी है, सही है, बहुत बेकार है। इन्वेस्टिंग का आंसर पॉजिटिव आते ही समझ लो कि कुछ गड़बड़ है। इन्वेस्टिंग का आंसर पॉजिटिव आने का मतलब है कि कंपनी अपने एसेट्स बेच रही है। इन्वेस्टिंग का पॉजिटिव आने का मतलब है कि कंपनी एसेट्स बेच रही है। तो ये वहीं पर शंका डाउट होना चाहिए कि भाई क्यों, वाई। नहीं, डायरेक्ट मेथड में दिमाग नहीं लगाना, लेकिन वो तो आगे सीए बनने के बाद तो दिमाग लगाना है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 4,07,500, ठीक है। तो प्लस ओपनिंग कैश हो गया 2 और क्लोजिंग हो गया 6,07,500। चलो, तो क्लियर हो गए मतलब कहानी, ठीक है। बाकी इसके आगे से सारे इनडायरेक्ट मेथड के। तो आप होमवर्क में अब कौन सा करेंगे, इलस्ट्रेशन 3 कर लेना, 2 मत करना, वो छोड़ देना अभी, और एक थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए इलस्ट्रेशन 1 कर लेना, ठीक है। बस 2 छोटे से होमवर्क कर लेना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।